नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और जिसमें एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत में कृषियाँ। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने लगभग एक ही वीडियो में इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है जो पेपर में काफ़ी पूछी जाती हैं। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आने वाले यूपी ट्रिपल एससी यानी पैट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे। भारत में कृषि क्रांतियाँ, हरित क्रांति, भारतीय प्रमुख दर्रे, भारत में फसलें, भारतीय कृषि के प्रकार, ऋतुओं के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, भारत में कृषि की स्थिति, जीडीपी में भागीदारी, जलवायु क्षेत्र, भारत में कृषि की कुछ समस्याएं, ऐसी कई सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखते रहने। बाद में एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेट लगाएंगे जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि देखो ध्यान से। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। तो लगभग प्रत्यक्ष रूप से 55% कितनी रहती है, कृषि पर निर्भर करती है। कुछ जीडीपी की बात करते हैं तो 1951 जब भारत आज़ाद हुआ तो 1951 में भारत की जीडीपी में कृषि की भागीदारी 52% थी। कितनी थी? 52%। 2019-20 के आंकड़ों में बताऊं तो भागीदारी जीडीपी में 17.8% है और 20-21 के आंकड़ों में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 19.9% है। यानी कहाँ आज 1951 से काफ़ी कमी होगी, 19.9% भारत की में जीडीपी में कमी रहेगी। जबकि भारत की कृषि में उत्पादकता बढ़ी है और कृषि की जीडीपी में क्या होगी? कमी, है ना। पहले से कई गुना अनाज उत्पन्न होता है, आज हम आत्मनिर्भर हैं अनाज पर, कब, है ना। तो जीडीपी में ये कारण रहा है। समझते हैं इस बात को कि जीडीपी वाले आगे इकोनॉमिक्स की चैप्टर पढ़ाएंगे, समझाऊंगा मैं जीडीपी कैसे बनती है। उसके लिए तो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो इसके क्षेत्र पे आगे देखते हैं, समझते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। पहला कहते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर यानी दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक सेवा क्षेत्र। तो जब 1951 में भारत आज़ाद हुआ तो तब प्रथम द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में भागीदारी कम थी। सबसे ज़्यादा लोग क्या करते थे? कृषि, उद्योग नहीं थे, सेवाएं, नौकरियां नहीं थी, है ना। आज तब लोग कृषि ही करते थे, तो सारे का सारा जो जीडीपी बनता था वो कृषि से ही बनता था भारत का। लेकिन आज क्या है? सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र से आता है। लोग सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे तुम मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, ये सेवा प्रदान करते हैं ना। और शिक्षा सेवा में तो द्वितीयक उद्योगों से आता है। तो हमारी जो कृषि का जीडीपी कम हुआ है लेकिन उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि दूसरे वाले और तृतीयक क्षेत्र का दायरा बढ़ गया हमारी जीडीपी में। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। कितना है ये आंकड़े याद रखने, 19.9 है, और आज़ादी के समय कितना था? 52%। तो प्रथम क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। देखो आज प्रथम क्षेत्र का डाटा इधर दिखा हुआ है 55%। सेवा क्षेत्र जीडीपी में कितना है? 55%। उद्योग क्षेत्र कितना है? 26% और कृषि 19% लगभग है। आगे देखते हैं। भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय कृषि 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है। तो मानसून पर भारत में आज भी कृषि किस पर डिपेंड है? मानसून पर। और लगभग 45% शीत क्षेत्र है जहाँ नलकूपों से, नहरों से। भारतीय किसानों की बात करें तो 60 से 65% फसलें में खाद्यान्न वाली फसलें उगाता है।
तो कितनी 60 से 65% भारत आज क्या करता है, खाद्यान्न वाली, जैसे गेहूँ चावल, जिसमें हम अपने गुजारा कर सकें। और भारत में 35 से 40% वाणिज्य फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कपास जूट। अब वाणिज्य फसलें क्या होती हैं, वाणिज्य कपास जूट मतलब जिनसे हम, इनको नकदी फसलें कहते हैं, जिनसे हम तो दूसरी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कपास से हम धागा बनाकर वस्त्र बना लेते हैं, है ना। तो जूट से दूसरे आर्टिफिशियल सामान बना सकते हैं। तो जिनसे हम नगद पैसे कमा सकते हैं उनको हम नकदी फसल कहते हैं। और जबकि गेहूं चावल को हम क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता वाली फसल। तो 60 से 65% कृषि में हम आत्मनिर्भरता वाली, जिनसे हम खाने का काम रोज चल सके भारत का, तो ये है। तो सारे डाटा तुम्हें याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हुई। 55% कृषि मानसून पर है, 45% को हम सींच सकते हैं नहरों से, तालाबों से, नलकूपों से, जिसमें भारतीय किसान 55% तो खाद्यान्न वाली चावल उगाता है और 30 से 35% वाणिज्य फसलें उगाता है। आगे देखते हैं, भारत में कुल क्षेत्रफल का, तो भारत में कुल क्षेत्रफल कौन कौन सी चीज़ में कितना क्षेत्रफल है, ध्यान से समझना है बात को। 51% जो क्षेत्रफल है भारत का कृषि का है, 51% पे कृषि होती है, 21% पे वन है, 24% बंजर भूमि है और 4% पर क्या है, चरागाह। तो ये मैप पे तुम्हें दिख रहा होगा, 51% पे क्या है, कृषि, 21% पर क्या है, वन, और 24 पे बंजर भूमि और 4 पर क्या है, चरागाह। तो तुम ये समझ पाए होंगे, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र। अब कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं, देखो समझो। यहाँ से हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में अपना विकास करता है। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में अपना विकास करता है, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मी की ऋतु में होते हैं, कुछ सर्दी की में, कुछ बरसात की में। तो गेहूँ एक शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है। धान एक उष्णकटिबंधीय है, तो दोनों याद रखना, गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय है और धान उष्णकटिबंधीय है। ये तो गर्मी और मानसून में उगाया जाता है। तो ध्यान से सुनना, जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जलवायु क्षेत्रों के आधार पर भारत को, योजना आयोग ने भारत की कृषि को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो 15। जैसे 15 के 15 मैंने यहाँ डिनोट किए हैं, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते कितने कितने। चाहे तो देखना चाहो तो एक बार देख लो, पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गंगीय मैदान, मध्य गंगीय मैदान, उच्च गंगीय मैदान, गंगीय पारा मैदान। तो ये सब एक बार देख लेना, ये पूछे नहीं जाते, बस ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया, एक बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं हैं। तो भारतीय कृषि के समक्ष कुछ हमारी समस्याएं हैं, उनसे पूछे जाते हैं कई बार पेपर में कि क्या 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 समस्याएं हैं। जैसे मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, आज भी हमारी जो फसल है वो किस पर निर्भर है, मानसून पर। मानसून क्योंकि देखो कहीं वर्षा हुई तो कितनी सारी फसलें बो दी जाएंगी, और वर्षा नहीं हुई तो नहीं बोई जाएंगी। तो अत्यधिक किस पर निर्भरता है, मानसून पर, क्योंकि 55% किस पर है, मानसून पर, और 45% सिंचाई पर। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि का अशिक्षित व परंपरावादी होना, कृषि का अशिक्षित, भारत में अधिकतर किसान अशिक्षित हैं और पूरे पुराने तरीक़ों से कृषि करते हैं। जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे तुम्हें, ये पुराने तरीक़ों से कृषि नए तरीके से नहीं कर पाते हैं ना। तो अशिक्षित किसान हैं, इनको कई सारी फार्मिंग का नहीं पता है, जो पुराने तरीके हैं उससे कृषि करते जा रहे हैं। कृषि जोत का छोटा आकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय कृषि की मेन समस्या क्या है, भारत में 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। भूमि कम है ना, भूमि का कम होना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 2/3 लगभग 60% के पास में 1 हेक्टेयर से भी कम है। मतलब कि छोटे छोटे
भूमि के टुकड़े हैं जिनसे मनुष्य का गुजारा नहीं चलता, जिसकी वजह से उसे दूसरे काम पड़ते हैं और कृषि में अपनी मेहनत नहीं लगा पाता। तीसरा देखो, बीज की निम्न गुणवत्ता। भारत में कृषि का रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। बीज की क्या है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर बीज की अच्छी क्वालिटी हो तो कम भूमि पर भी ज़्यादा पैदावार होती है। ऐसे बीज अदर कंट्री में होते हैं, लेकिन भारत में अभी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भंडार प्राप्ति असुविधा, पर्याप्त असुविधा। भंडार प्राप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है, क्योंकि अनाज काफ़ी होता है भारत में, पैदावार काफ़ी है, तो रखने के लिए रख रखाव अच्छा नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वो खराब हो जाता है। ये भी एक कृषि की समस्या है। तो आई होप आप इन समस्याओं से समझ पाए होंगे। कई बार अगर कोई मेंस की तैयारी में है तो वो फिर उसको भारतीय कृषि पर कुछ लिखना आ जाए, तो ये सब फैक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से इसे ध्यान से देखना। कृषि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल 3 प्रकार में वर्गीकरण किया है, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यानी ध्यान से पेपर में ये पूछा जाता है। बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में कट जाती है। रबी की फसलें, तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, और याद रखना अक्टूबर नवंबर। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की फसल है। फसलों से नाम पूछे जाते हैं, कौन सी रबी की है, तो गेहूँ, जौ, यानी जो शीत में गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सब किसकी हैं, शीत की, यानी रबी की फसलें हैं। अक्टूबर नवंबर में, मंथ याद रखना, अक्टूबर नवंबर में, तो अगर ये शीत में जो किसान के बच्चे हैं उन्हें सबको पता होगा कि गेहूँ का या जौ, सरसों सब कब बोए जाते हैं और कब कटते हैं, तो लगभग आइडिया से तुम क्वेश्चन बना पाओगे। लेकिन जो किसान नहीं है उनको बहुत कठिन है, उन्हें ध्यान से सुनना। खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई में होती है, जून जुलाई में, और नवंबर दिसंबर में ये कट जाती है। तो इसमें ध्यान रखना कौन सी है। खरीफ की फसलें मुख्य रूप से मानसून ऋतु में की फसल है, ये मानसून की, क्योंकि हमारे पता ही है तुम्हें कि मानसून जून जुलाई में ही आता है। 1 जून को केरल में आ जाता है ना। केरल से बढ़ता हुआ आगे के जो पश्चिमी घाट के साथ साथ मध्य भारत में प्रवेश करता है, और यहाँ पर ये वाला भाग जो पश्चिमी घाट के नीचे है वृष्टि छाया प्रदेश में, इसमें वर्षा कम होती है। मानसून वाली वीडियो में तुम्हें मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, कोई परेशान नहीं हो। तो लगभग मानसून है, तो याद कौन सी रखनी है, धान, ये पूछी जाती है। तो गेहूँ याद रखना, गेहूँ किसकी फसल है, रबी की, जबकि धान किसकी है, खरीफ की फसल है। बाजरा, कपास, जूट, गन्ना और मक्का, ये सब किसकी हैं, खरीफ की फसलें, क्योंकि जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में कट जाती है। और जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कट जाती हैं, वो सब किसकी हैं, रबी की फसलें। तो गेहूं के साथ जो जो बोई जाती है, धान, बाजरा, ये याद रखनी है तुम्हें, धान और बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, ये तो सब याद रहे। तो जायद की फसलें, जायद की फसलें बुआई मार्च में और कटाई जून में, है ना, मार्च में, यानी 90 दिन की फसलें होती हैं ये। तो जायद की फसलें रबी तथा खरीफ के बीच में सूखे मौसम में उगाई जाती हैं। इसके बीच में सूखा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, खीरा, ये सब कैसी हैं, ये को बोलते हैं जायद की फसलें। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेनली क्या होता है, एक तो ये टाइम पूछता है कब कौन से महीने में कटती है और कौन से में बुआई जाती है। ठीक है, और ये पूछ लिया जाता है गेहूँ किसकी फसल है, रबी की फसल है। जौ गेहूं के साथ ही बोता है ना, सरसों गेहूं में ही बोई जाती है। चना गेहूं के साथ बोया जाता है। मटर, ये सब, आलू, सब किसकी हैं, रबी की फसलें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, कृषि के प्रकार, फसल चक्र, है ना। तो कृषि कितने प्रकार की होती है, ये भी पूछ लिया जाए, काफ़ी सारे प्रकार के हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। फसल चक्र, भूमि के किसी भाग में योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। मतलब ये कि फसल चक्र, पहले तुमने ये अगर भूमि है, एक बार इस पर कोई सी दूसरी फसल बो दी, और उसके बाद दूसरी फसल बदल बदल कर फसल बोने से, जिससे मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ जाती है।
तो ये फसल चक्र कहता है, यानी चक्र क्रम में एक बार दूसरी एक बार दूसरी। ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही फसल बोई जाए और उससे क्या होती है फिर उस फसल से वो चीज़ की मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है ना। दूसरी अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये काफ़ी चर्चाओं में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉटन फार्मिंग करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमतों पर अपने अनुसार खेती कराने के लिए करता है। काफ़ी चर्चाओं में थी, किसान बिल के लिए आई थी ये, है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसान से कि भैया तुम्हें ये फसल बोनी है और इसको मैं खरीदूंगा। तो पहले ही चलो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लिया तुमने यहाँ पे अपनी इस पे ये तुम्हारी ज़मीन है, ठीक है, भूमि है, और ये कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर ने तुमसे पहले ही साइन करा लिया कि तुम इस पे क्या आलू बोया, और आलू से तुमसे कहा कि मैं 10 रुपये किलो लूँगा। पहले ही फिक्स होगा तुम्हारा रेट 10 रुपये किलो। अब मार्केट में जो बाज़ार में तुम्हारा भाव या तो 12 रुपये किलो हो फिर भी तुम्हें 10 ही देना, या भाव तुम्हारा 8 रुपये किलो रह जाए तुम्हारा फिर भी 10 ही जाएगा, है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया? फिक्स हो गया पहले ही इस चीज़ के लिए, है ना। समझ पाए होंगे आप। तो कार्बनिक, तीसरा है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक पदार्थों के, कीटनाशकों के बिना की जाती है, जिसमें सिर्फ जैविक खादों को केंचुए की खाद, गोबर की खाद और जैविक खादें जो भी आती हैं, यानी रासायनिक खादें नहीं कहते उसको, कार्बनिक कृषि कहते हैं। तीसरी, नेक्स्ट देखते हैं झूम खेती। ये पेपर में आती है झूम खेती। झूम खेती एक प्राय पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ को काट दिया जाता है, यानी पेड़ काट के जंगल को साफ कर दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और तब वहाँ मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, तब उन आगे बढ़ पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं या झूम खेती। समझ पाए होंगे। मान लिया कि ये जंगल है, जंगल में ये पेड़ हैं, और इन पेड़ों को काटकर तुमने क्या बना लिया? यहाँ खेत कर लिए और यहाँ पे कृषि करने लगे, और कुछ दिनों बाद इस मिट्टी की उर्वरता क्या होगी? कम, और फिर तुमने इसको तो छोड़ दिया और यहाँ जाके फिर पेड़ काट के, तो ऐसी क्या होती है? झूम खेती, है ना। और नेक्स्ट है सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ीदार खेत पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों के ढालों वाली भूमि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्र को कहा जाता है। इन प्रदेशों में पहाड़ी के ढाल पर सीढ़ी के आकार की छोटी छोटी खेती विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी के बहने से रोक सकते हैं, है ना। तो मतलब ये समझना है कि ये सीढ़ी नुमा कृषि, मान लीजिए ये पर्वत, और यहाँ से अगर बारिश होए तो ये अगर इस पर हमें कृषि करनी है तो यहाँ बारिश से सारी फसल बह जाती है। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार की कृषि के लिए कि एक पर्वत को, ये पार्ट है, इधर कृषि करनी है तो इसको ऐसे सीढ़ी नुमा बना लेते हैं। इसका ढाल क्या होगा? कम हो गया, और फिर इस भाग पर कृषि करते हैं, जिससे अगर पानी आए तो पानी का बहाव कम हो जाए। और यहाँ से असम वगैरह सीढ़ी नुमा वाले खेतों में तुम देखोगे वहाँ पर चाय वगैरह की फसलें की जाती हैं, तो ये सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कृषि क्रांतियाँ, तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त परंपराओं बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है। 1965 में नाम लिखे हैं यूएसए और मैक्सिको। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बारलोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बारलोग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। चलो तो कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से, क्या है फैक्ट क्या है। देखो एक बार क्या हुआ था कि, ध्यान सुनना, कि मैक्सिको में काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा था। अमेरिका के नीचे कनाडा और फिर मैक्सिको ये मान लिया, कनाडा ये यूएसए। तो मैक्सिको में क्या पड़ा? अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ने से क्या हुआ कि यहाँ पे अनाज की कमी होगी,
तो यहाँ के लोगों पर, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने लाखों टन अनाज अंटार्कटिक महासागर में फेंक दिया बतौर मैक्सिको को देने की वजह से। और अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बारलोग, जिन्हें यह बहुत बुरी चीज़ लगी, है ना, कि यार वहाँ इतना अकाल पड़ रहा है और अमेरिका ने ऐसा किया। तो जबकि अमेरिका ने पहले ही अपने यहाँ बोनी प्रजाति के बीज काफ़ी समय पहले विकसित कर लिए थे, बोनी प्रजाति के, जिनसे हमारी गेहूं का उपज बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, वहाँ अनाज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके पास बीज ऐसे थे, है ना। लेकिन मैक्सिको में क्या हुआ, अकाल पड़ा तो वहाँ पे, तो वहाँ से क्या हुआ, ये नॉर्मन बारलोग मैक्सिको चले गए और वहाँ से उन्होंने बताया कि तुम ऐसे बीजों का उपयोग करो बोनी प्रजाति के, कि जिससे तुम्हारा प्रोडक्शन अधिक हो जाए। इसके लिए नॉर्मन बारलोग जी को क्या मिला, शांति का नोबल पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में तो दिया नहीं जाता, है ना, कहाँ नोबल पुरस्कार, तो इनको फिर शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और उन्हीं के नाम पर कृषि का आज सबसे बड़ा बारलोग पुरस्कार दिया जाता है, नॉर्मन बारलोग की, है ना। तो वहाँ पर उनकी उपज के लिए बोनी प्रजाति के खेत, तो मैं बार बार बोनी कह रहा हूँ, बोनी को समझो क्या है। बोनी का मतलब है कि पहले जब हमारे यहाँ अनाज हुआ करता था ना, तो अनाज की इतना बड़ा बड़ा कमर की हाइट तक का अनाज था, और उसके ऊपर जो जिस पे अनाज लगता है वो छोटा सा था, बाल या इतनी वजह से बीज वाला था, उसमें छोटा कम आया था। तो नॉर्मल बारलोग जी ने क्या किया, एक बोनी प्रजाति की, मतलब गेहूं का जो पौधा है वो तो हाइट कम कर दी, लेकिन जो बाल लाती है ना उस पर जिस पे अनाज लगता है उसकी हाइट बढ़ा दी, यानी उसमें क्या कर दिया, दानों की संख्या ज़्यादा होगी इस वाले में। तो ये थी बोनी प्रजाति। इससे क्या होगा, उत्पादन अधिक हो गया। तो इस उत्पादन को कैसे बढ़ाया, है ना, तो इसको बोलते हैं बहुगिणिता। क्या कहते हैं इसको, बहुगिणिता, पॉलीग्लाइड, पॉलीग्लाइड कहते हैं इसको। तो होता क्या है, देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें, कि जो गेहूं था ना, गेहूं के 14, गेहूं में 14 गुणसूत्र होते हैं, कितने, 14। तो नॉर्मल बारलोग जी ने क्या किया कि इनको 42 कर दिया, उसके गुणसूत्रों को क्या कर दिया, 42, और उसको ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल करने से क्या होगा, हाँ, उसकी प्रजाति का, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, काफ़ी उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा उत्पादन, अगर 3 गुणा 6 गुणा, एक पेयर में ट्रिपल करते जाए ना तो इनके आकार बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे मान लिया इसमें है, मनुष्य हैं, तुम्हारे अंदर 42 गुणसूत्र हैं, कितने हैं, 42, अगर 40, इनको हम बाण में कर दें, इनको बाण में कर दें, तो तुमने सुना होगा एक हल्क जैसा आदमी बन जाएगा, हल्क वाला, काफ़ी। और अगर उनको ट्रिपल कर दें और, तो और भी विशालकाय आदमी होगा, और भी विशालकाय। ये सब प्रयोग हो चुके हैं चूहों की प्रजाति पर। एक चूहों की प्रजाति पर अगर उनसे उनके गुणसूत्रों को डबल ट्रिपल किया गया तो उनकी आकार वाले, काफ़ी बड़े आकार, देह आकार वाले चूहे बनाए जा चुके हैं, है ना, जिससे मानव जाति को क्या हो सकता है, नुकसान। हाँ, एक और बात, अगर किसी के गुणसूत्रों को पेयर से ना बढ़ाएं, मतलब 46 से 47 48 हो जाए तो बीमारियां बढ़ती है, अगर पेयर में बढ़ जाएं तो आकार बढ़ता है ना। तो तुम समझ पाए होंगे। चलो आगे की कहानी बताता हूँ, कि जो नॉर्मन बारलोग ने मैक्सिको में बोनी प्रजाति का विकसित किया, और तब भारत की बात करता हूँ। भारत में हमारे यहाँ वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन काफ़ी यंग थे, और इन्होंने भी सोचा कि भैया, कि जब वहाँ पर हो सकता है, तो इन्होंने भी नॉर्मन बारलोग से क्या किया, एक हरित क्रांति के लिए बोनी प्रजाति के पौधों का प्रयोग किया। और हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक गेहूं और चावल की कृषि पर प्रभाव पड़ा। ये पूछा जाता है कि किस पर प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन 5 गुना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा हुआ है, कितना बढ़ा था, 3 गुना चावल और 5 गुना गेहूं। और इसके बाद भारत आत्मनिर्भर हो गया, किसमें, गेहूं के उत्पादन में। आज हमें गेहूं किसी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है ना। इससे पहले जब तक बोनी प्रजाति नहीं थी तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता था गेहूं का, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ, हरित क्रांति के प्रभाव से, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बारलोग के
सौजन्य से। तो तुम सब बातें समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रांति, तो क्रांतियों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्रांति, हरित क्रांति जैसे, तो इसका मतलब कि हरित क्रांति किससे, खाद्यान्नों से। गेहूँ चावल, गेहूँ 5 गुना और चावल 3 गुना बढ़ गया। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से। पीली क्रांति, तिलहन, पीली तिलहन, तिलहन से। भूरी, उर्वरक से, याद रखना पूछी जाती है। नीली, मत्स्य उत्पादन से। लाल, टमाटर मांस। गुलाबी, झींगा मछली के उत्पादन से। बादामी, मसाला से। सुनहरी, फल। रजत, अंडा। काली, पेट्रोलियम। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो एक बार और पढ़ना है, कभी कभी कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हरित क्रांति है, तुमने पढ़ा दिया मैंने। पीली क्रांति तिलहन से। भूरी, उर्वरक से। लाल, टमाटर से। गुलाबी, झींगा मछली से। रजत, अंडे से। काली, पेट्रोलियम से। ठीक है। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और सभी अन्य क्रांतियों को के साथ लेकर चलने का लक्ष्य था। यानी सभी क्रांतियों को, सबका विकास, है ना। तो उसका क्या कर दिया, उस क्रांति को एक नाम दे दिया, इंद्रधनुष क्रांति। तो आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में फसलें, है ना। और भारत में फसलों से पढ़ते हैं चावल। पहली फसल क्या पढ़ते हैं, चावल। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, भारत की मुख्य फसल चावल। खाद्य क्या है, सबसे ज़्यादा खाया है चावल। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। और भारत में पश्चिम बंगाल में, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। और विश्व में चीन में। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ हो रहा है, चीन में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, इंपॉर्टेंट, चावल अनुसंधान कटक में। गेहूँ दूसरा, विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व में लगभग 12% गेहूँ उत्पादन करता है। और उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश, भैया उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक है। हाँ भाई, बागपत का भी है कुछ ना कुछ रोल। विश्व में चीन, तो गेहूं के उत्पादन में विश्व में चीन है, चावल के में भी। ठीक है। चलो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। वैसे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब का प्रथम स्थान है। यानी जमीन कम है, उत्पादन ज़्यादा है। यूपी में जमीन ज़्यादा है, उत्पादन उस हिसाब से नहीं है। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में, याद रखना तुम्हें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। भारत की मुख्य फसलें, यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी में देखते हैं, पूछा जाता है कौन से नंबर 1 है। तो भैया उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, तो गेहूं में पहला स्थान है, गन्ने में, आलू में और मसूर में। तो इन चारों फसलों में क्या है, यूपी का पहला स्थान। राजस्थान का पहला स्थान, बाजरा और सरसों, याद रखना, सरसों बाजरा दोनों कहाँ में, किसके हैं पहले स्थान, बाजरे में। ठीक है। उसके बाद रबड़, सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ है, केरल रबड़। ठीक है। थाईलैंड, विश्व में कहाँ होती है, थाईलैंड, विश्व में थाईलैंड में। और भारत में केरल में। गन्ना उत्तर प्रदेश बताया था मैंने। और विश्व में ब्राज़ील में। चाय असम, चीन में। वैसे कहाँ है, चीन में। गन्ना ब्राज़ील में। सोयाबीन मध्य प्रदेश, विश्व में। अमेरिका में। कॉफ़ी कर्नाटक, कॉफ़ी याद रखना कर्नाटक। ठीक है। और वैसे ब्राज़ील में होती है, कहाँ है, ब्राज़ील, जहाँ गन्ना है वहीं ये पे। दाल मध्य प्रदेश। और विश्व में देशों में भारत दाल उत्पादन करने में सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा दालें यहीं होती हैं। और एक और बात बताऊं कि फिर भी दालों का हमें विश्व से बाहर से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमें, क्योंकि भारत में दाल खाई इतनी जाती हैं, हर सबको एक टाइम दाल, जेल में दाल, हर जगह दाल। चलो, और भारत का जूट में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखना, ये शायद इसमें लिखना भूल गया मैं। तो तुम ये सब चीज़ें देख पाए होंगे, मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक पूरा सब कुछ याद हो जाएगा तुम्हें। पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो आंकड़े याद रखना। अभी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगाते हैं, देखो कितने सारे ठीक होते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है ना, डॉक्टर वी कुरियन। तो कौन है? डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम क्या है? तो झूम पता ही था, मैंने बताई थी। क्या है झूम? एक प्रकार की कृषि का तरीका है, यानी ये खेत है, यहाँ पे वनों को काट के कृषि की जाती है, और जब यहाँ की उर्वरकता खत्म हो जाती है, इसको बात को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह खेत बना लेते हैं, ये झूम खेती है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी बताओ, आंसर कर दो, कमेंट्स कर दो भाई। सबको पता है गोल क्रांति, वेरी गुड। आलू से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये तुम्हें बताना। तो गन्ना किसकी फसल है? रबी की फसल, सॉरी, गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन राज्य में होता है? तो रबड़ केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में, है ना। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। तो भारत में सबसे अधिक क्या उगाया जाता है? चावल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि, गन्ना कब से होता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य खाद्य फसल है। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल के मामले में हरित क्रांति सबसे सफल रही थी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे जो हमने किए, तुमने सारे सही कर दिए होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना। थैंक यू।